दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज होती क्या है और जो सी लैंग्वेज होती है उसका वर्क क्या होता है, हम किस लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये सब हम लोग आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सी लैंग्वेज होती है वो होती क्या है। जो सी लैंग्वेज होती है वो होती क्या है, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। सी दोस्तों होता क्या है कि जो सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है कि जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब ऐसे सिस्टम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए बनाई जाती है जो डायरेक्टली हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ऐसे सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग यूज की जाती है जो सिस्टम एप्लीकेशंस डायरेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, जैसे जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं, उन सभी डिवाइस ड्राइवर्स को बनाने के लिए हम लोग सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो कर्नल डेवलप किया गया है वो भी सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। तो जो सी लैंग्वेज है वो मोस्टली होता क्या है कि सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज की जाती है, और ऐसे सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज की जाती है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं किससे, हार्डवेयर डिवाइसेस से। तो ये तो काम होता है प्रोग्रामिंग सी का। और यहाँ तक कि जो विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी और सी प्लस प्लस में डेवलप किए गए हैं। विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सी और सी प्लस प्लस में डेवलप किए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बेस लैंग्वेज कहते हैं। मतलब अदर जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, अदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो सी लैंग्वेज को उन सभी लैंग्वेजेस के लिए क्या कहते हैं, बेस लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है क्या है कि यहाँ पर जितने भी सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं, होता क्या है कि जितने भी प्रोग्रामिंग सी के कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, और अदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी में उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। इस वजह से प्रोग्रामिंग सी को मदर लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर लैंग्वेज। और अदर लैंग्वेजेस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, बेस लैंग्वेज कहते हैं। अदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए हम लोग उसे बेस लैंग्वेज कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब होता क्या है, जो प्रोग्रामिंग सी है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स उसमें होते हैं प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले तो ये होता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग सी है वो क्या है, मदर लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग सी क्या है, मदर लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और सभी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि वहाँ सभी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि अदर लैंग्वेजेस में हम लोग उन्हें यूज करते हैं। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मदर लैंग्वेज कहते हैं। किन के लिए, अदर जितनी भी लैंग्वेज हैं, अदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसे मदर लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा जो सी है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जितने भी सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उन सभी को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ तक कि जो विंडोज़ के एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, 11 है, तो ये सभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सी और सी प्लस प्लस में डेवलप किए गए हैं। इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। इसके अलावा जो सी होती है वो क्या होती है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। प्रोसीजरल से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो प्रोसीजर पर होता है, फंक्शंस पर होता है। सी में फंक्शंस पर फोकस होता है। इसके अलावा आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है वो क्या चल रही है, वो चल रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या चल रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या होता है कि उसमें मेन फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉटनेट की जितनी भी लैंग्वेज हैं, डॉटनेट है, PHP है, ठीक है। तो ये जितनी भी करंटली जो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं वो सभी किस पर बेस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। मतलब उस पर मेन फोकस किस पर होता है, उसमें ऑब्जेक्ट पर मेन फोकस होता है। इस वजह से उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है वो क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है।
मतलब हम लोग उसे क्या कहते हैं, उस पर जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, प्रोसीजर पर होता है, फंक्शन पर होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सी लैंग्वेज को हम लोग स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग स्ट्रक्चर्ड कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड करके सॉर्ट आउट कर देते हैं या सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिड लेवल लैंग्वेज दोस्तों होता क्या है, जो सी है उसमें उसे हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लो लेवल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स भी यूज किए जाते हैं। इस वजह से इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं सी की, कि सी को कैसे डेवलप किया गया था और किसने डेवलप किया था और कहाँ पर डेवलप किया था। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। है क्या कि जो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज है उसे डेवलप किया था 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। कहाँ पर डेवलप किया था? बेल लैब में, जो AT&T की बेल लैब है उसमें डेवलप किया था। किसने? डेनिस रिची ने। कब किया था डेवलप? 1972 में। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों सी लैंग्वेज से पहले कुछ अदर लैंग्वेजेस को भी डेवलप किया गया था, उनको थोड़ा सा हम लोग उनका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और कब डेवलप किया गया था, किसने डेवलप किया था। दोस्तों सबसे पहले एल्गोल जो लैंग्वेज है, एल्गोल को डेवलप किया गया था 1960 में। किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा ये डेवलप की गई थी। इसके अलावा BCPL लैंग्वेज जो थी उसे डेवलप किया था 1967 में। किसने डेवलप किया था? मार्टिन रिचर्ड ने। जो BCPL है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने डेवलप किया था? मार्टिन रिचर्ड ने। कब डेवलप किया था? 1967 में। इसके बाद बी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1970 में। किसने? केन थॉमसन ने। और जो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में, किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने। अब इसके अलावा एक आंसी सी को डेवलप किया था आंसी कमेटी ने। कब किया था डेवलप? 1989 में। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सी से पहले डेवलप की गई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, सी लैंग्वेज के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सी लैंग्वेज होती है वो सिंपल लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और अदर लैंग्वेजेस के लिए वो बेस कॉन्सेप्ट्स का काम करते हैं। मतलब अदर जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उनमें हम सभी लैंग्वेज में वो कॉन्सेप्ट सी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम लोग यूज करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके अलावा जो सी है उसे मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि होता है क्या है कि अगर हम किसी सी प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करते हैं तो उसे किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी रन करा सकते हैं हम लोग। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया, ये क्या है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अभी जैसे बताया, इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हाई लेवल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। इस वजह से इसे हम लोग किस में रखते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज इसे हम लोग कहते हैं। इसके अलावा इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोग फंक्शंस का यूज करके, स्ट्रक्चर्ड का यूज करके कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इसके अलावा सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जिसे हम लोग कहते हैं रिच लाइब्रेरी। सी की एक रिच लाइब्रेरी है। रिच लाइब्रेरी क्या है? होता क्या है कि सी के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस हैं या बिल्ट इन हेडर फाइल्स वगैरह हैं, तो वो उनकी एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में, तो हम उस लाइब्रेरी से उसे इंक्लूड कर लेते हैं। कहाँ पर? अपने प्रोग्राम पर। तो होता क्या है कि सी की एक बहुत रिच लाइब्रेरी है, कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो वहाँ पर पहले से डिफाइन किए गए हैं और हमें केवल उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब काफ़ी अच्छा फीचर होता है सी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि सी का एक बेसिक सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम लोग सी के प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए, हेलो सी लैंग्वेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए एक मैसेज हमने प्रोग्राम छोटा सा बनाया हुआ है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है?
हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पर जो conio.h है वो क्या है, एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, .h होता है। तो ये क्या है, एक हेडर फाइल है। studio.h भी क्या है, एक हेडर फाइल है। conio.h को हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और जो studio.h है इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और जो इंक्लूड होता है, इंक्लूड को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव। क्या कहते हैं, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। क्या कहते हैं, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो हेडर फाइल होती है, जो हेडर फाइल होती है उसे आपके प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक मेन फंक्शन लिया हुआ है। मेन फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। जहां पर कंपाइलर को मेन फंक्शन मिल जाता है वो प्रोग्राम को वहीं से कंपाइल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एक एंट्री पॉइंट है। किसका, प्रोग्राम का। ओके, अब क्योंकि इंट क्या है, इंट एक यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप है। क्या है, रिटर्न टाइप। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, वैल्यू इंटीजर टाइप की, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, इंट होगा। क्यों, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं। वो हम आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें क्लियर करेंगे आगे डिटेल में। तो अभी हम केवल बेसिक प्रोग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए या स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। जैसे हमने पास किया हेलो सी लैंग्वेज। तो जब हम इसे रन कराएंगे, रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कराना होता है और रन कराना होता है। तो कंपाइल और रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो रन होने पर क्या होगा कि स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो सी करके। चलिए देख लेते हैं कैसे रन कराते हैं। होता क्या है, हाउ टू कंपाइल एंड रन द सी प्रोग्राम। दोस्तों होता क्या है कि दो तरीके से हम लोग प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, बाय मेनू और बाय शॉर्टकट। अब जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं वो प्रोग्राम हम लोग कहाँ पर राइट करेंगे, जो अभी मैंने प्रोग्राम बनाया था वो हम लोग किसी IDE, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे टर्बो C++ है, टर्बो C++ है, ये भी एक IDE है। इस पर भी हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। इसके अलावा कोड ब्लॉक्स एडिटर होता है। कोड ब्लॉक्स जो एडिटर है ये काफ़ी फेमस एडिटर है, कोड ब्लॉक्स एडिटर। इस पर भी हम लोग प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। तो रन कैसे कराते हैं, या तो आप जो मेनू होता है, मेनू में हम लोग जाके वहाँ से रन करा सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9, Ctrl+F9 का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल भी करा सकते हैं और रन भी करा सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है प्रोग्राम का वो डिस्प्ले हो जाता है मेनू।